भैया बातें ना करो, हम क्या बता रहे थे आपको। हाँ, कल हमने लास्ट में आपको बताया होगा, हाँ देखो सर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला था, हाफ के एक्स, और इतना ही वर्क करना पड़ा था उस स्प्रिंग को एक्स डिस्टेंस के लिए स्ट्रेच करने में। सही है। तो भैया ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसी का इस्तेमाल करके अब हम लोग जो है क्वेश्चंस करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो सबके दिमाग में है ही, देख लो जिसको नहीं पता है, 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हाँ, चाहे एक बॉडी को ऊपर से नीचे छोड़ा गया हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होता है। कैसे फॉलो होता है? इस पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh, अगर हाइट क्या है h। सही है। इस पॉइंट पे बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाती है, जो ऊपर पोटेंशियल होती है नीचे वही क्या बन जाती है, काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। अगर यहां से यहां तक की दूरी x है तो इस पॉइंट पे कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है और कुछ क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, mgx, बॉडी जितना नीचे आएगी, और इस जगह पे हाइट कितनी है, h माइनस एक्स, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh माइनस एक्स। तो ये 10th तक हमने पढ़ा है कि तीनों ही केसेस में टोटल एनर्जी क्या होगी, mgh और ऐड कर दो तो पोटेंशियल एनर्जी इतनी ही आएगी। यही चीज आप लोगों ने पेंडुलम के लिए भी पढ़ी होगी। ये पेंडुलम, सुना बेटा, इस पेंडुलम को यहां से यहां लेके गए, ये सही है, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, mgh। यहाँ पे हाइट है h, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, और सेम यहाँ पे भी हाइट है h, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, और तीनों ही केसेस में टोटल एनर्जी mgh ही रहेगी। तो ये तो हम लोगों ने 10th में पढ़ा रखा है। अब इसी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल पे काम करते हुए हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। कंजर्वेशन बोले, ये लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये इससे कोई मतलब नहीं। लिखिए न्यूमेरिकल्स ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ, अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, ये हटा दें। हाँ देखो जरा, a vehicle of mass 15 क्विंटल climbs up a hill 200 मीटर हाई। एक 15 क्विंटल का जो एक मास है, 15 क्विंटल मतलब 1500 किलो का मास जो है
200 मीटर हाइट तक जाता है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय इट एंड इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी व्हाइल रनिंग ऑन द टॉप ऑफ द हिल विद 30 मीटर पर सेकेंड। अगर वो हिल के टॉप पे 30 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है तो टोटल एनर्जी बताइए। ठीक है, अच्छा हिल के टॉप पे अगर वो है तो ये ग्राउंड है मान लो, ठीक है, और ये हिल टॉप है, तो यहां पे दौड़ते समय एक तो उसमें हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी, हाइट की वजह से क्या होगी, प्लस काइनेटिक एनर्जी होगी दौड़ते समय, तो टोटल एनर्जी क्या हो गई, U प्लस के। तो बात समझ में आ गई। अब पोटेंशियल एनर्जी mgh से आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² से आ जाएगी, और ये टोटल एनर्जी हो जाएगी। नहीं समझ में आया? सिंपल तो है, हाइट की वजह से पोटेंशियल, दौड़ते समय काइनेटिक, जो एनर्जी हो गई। सही, बढ़ते हैं आगे। दिमाग कल कहाँ थे? मंदिर गए थे, क्या मांगने भगवान से? दिमाग भगवान से शांति मांगने गए थे। अभी क्या चल हुआ था? शांति मांगने गए थे। चलो अच्छा ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन देखो भैया, हाँ क्या कह रहे थे हम कि एक बाउल है, एक सही है, इस बाउल ठीक है, यहां से एक किलो की बॉल को छोड़ा गया है, फेंका नहीं गया। देखो दो बात समझ लेना बेटा, देखिए देखो, अगर छोड़ा जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी दी गई होगी, अगर फेंका जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी दी गई होगी और काइनेटिक एनर्जी भी दी गई होगी। फिलहाल क्या किया गया है, तो अगर ये बॉडी 10 मीटर की हाइट से छोड़ी गई है तो बताओ इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, सबसे नीचे। तो जब छोड़ा गया तो कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी, और जब वो यहाँ पे पहुंची तो कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ mv²। तो भैया मास गया, 2gh इज इक्वल टू क्या हो गया, v²। तो v इक्वल टू केवल क्या लगाना है हमको, तो √2 इंटू जी 10, और हाइट कितनी है 10, इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगी वेलोसिटी। समझ गए हो क्या, सबको आसान चीजें। चलो ठीक है, बढ़े आगे। देखिए a girl of mass 40 किलो sits on a swing formed by rope of length 6 मीटर। समझना, एक 40 किलो की महिला, गर्ल sits on a swing formed by 6 मीटर rope। ठीक है भैया, ये देखो ये स्विंग है 6 मीटर, और यहाँ पे एक 40 किलो की महिला बैठी है।
ठीक है। A person pulls the swing to a side so that the rope makes an angle 60 degree with the vertical. एक आदमी जो है यहाँ ऐसे इसको खींचता है ताकि रोप जो है 60 डिग्री का एंगल बना ले वर्टिकल के साथ। What is the gain in potential energy of the girl? तो गर्ल ने पोटेंशियल एनर्जी कितनी गेन की, समझ गए? देखो बेटा, गर्ल ने पोटेंशियल एनर्जी कितनी गेन की। पोटेंशियल एनर्जी गेन का मतलब ये हुआ कि कितनी हाइट गेन की, ये पता कर लीजिए। ये हाइट कितनी गेन की ये पता कर लो तो पोटेंशियल एनर्जी गेन आई है। सही है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक ऐसे लाइन मार दो परपेंडिकुलर, ध्यान दीजिएगा। अच्छा ये 6 मीटर है तो ये भी तो 6 मीटर होगा, तो cos थीटा लगाओ, cos 60 डिग्री इक्वल टू ओ ए बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है 6। cos 60 डिग्री इक्वल टू ओ ए डिवाइडेड बाय 6। cos 60 की वैल्यू ओ ए बाई 6, तो ओ ए की वैल्यू कितनी आ गई 3 मीटर। अब पूरी रोप 6 मीटर की थी जिसमें से ये हिस्सा 3 मीटर का है, मतलब ये हिस्सा कितना होगा, मतलब हाइट जो होगी वो होगी 3 मीटर की हाइट एक्वायर कर ली उसने। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी एक्वायर कर ली होगी mgh, मास 40 g 10 और कितनी हाइट पकड़ ली 3, तो 1200 जूल की जो है पोटेंशियल एनर्जी गेन कर ली। नहीं समझ पाए? अब यहाँ से अगर इसको मतलब यहाँ से जूले को छोड़ोगे तो वो स्विंग नीचे आएगा और यहीं की पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगी, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। सही बात है। फिर ये पता कर सकोगे कि जब गर्ल जो है यहाँ से पास होगी तो कितनी वेलोसिटी से पास होगी, तो mgh इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर लगा के यहाँ की वेलोसिटी आ जाएगी। नहीं समझ में आया? ठीक है, आगे देखो बेटा, ये समझ में आ गया होगा। देखो सभी इधर ध्यान दो। देखिए सवाल क्या है, ये 1 किलो का ब्लॉक है, सही है। इस 1 किलो के ब्लॉक पे 50 ग्राम की बुलेट v वेलोसिटी से टकराती है, जिसकी वजह से ये बॉडी जो है ये 1 मीटर की स्ट्रिंग पे टकराने के बाद 60 डिग्री का एंगल बनाती है। समझ गए? बुलेट के टकराने से बॉडी 60 डिग्री ऊपर जाती है यहाँ पे और ये 1 मीटर की हाइट है। तो बताइए बॉडी कितनी वेलोसिटी से टकराई थी, निकाल लोगे? पहले क्या करोगे, पहले ये पता करोगे कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। उस पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ की काइनेटिक एनर्जी बना के यहाँ पे वेलोसिटी पता करोगे बॉडी की। वेलोसिटी पता करने के बाद जब ये बॉडी इससे टकराई होगी तो टकराने की वजह से क्या कंजर्व होगा, मोमेंटम कंजर्व होगा। तो मोमेंटम कंजर्वेशन करके ये वाली वेलोसिटी पता कर दें, करोगे? नहीं। अच्छा देखो, सबसे पहले क्या किया होगा, कॉस इसको ओ लिए होगे, इसको ए लिए होगे। सबसे पहले कॉस 60 डिग्री इक्वल टू बेस ओ ए अपॉन ये भी 1 होगा, 1/2 इक्वल टू ओ ए बाई 1। ओ ए कितना आ गया 0.5। तो कितनी हाइट एक्वायर की बॉडी ने 0.5 मीटर की हाइट एक्वायर की।
एच आ गया 0.5 मीटर, सही है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, mgh 1 इंटू 10 इंटू 0.5 नहीं होगा, 0.505 होगा। अरे ये मास इसके अंदर घुस गया था, ये बुलेट इसके अंदर इम्बेडेड हो गई। चलो 0.5 ले लो, इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो 5 जूल, ठीक है। थोड़े से मास में फर्क आएगा, बाकी ऐसा कोई वो नहीं। ये समझ गए, 5.05 आएगा। अब यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ की क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बराबर कर दो, हाफ mv स्क्वायर, 5 इक्वल टू हाफ मास 1 v स्क्वायर, 10 इक्वल टू v स्क्वायर। वेलोसिटी कितनी आ गई, √10 मीटर पर सेकंड, यानी कि कितनी 3.1 मीटर पर सेकंड मान लो। ये किसकी वेलोसिटी है, इस मास। अब ये बॉडी जब इससे टकराई होगी तो मोमेंटम कंजर्वेशन हुआ होगा, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो m1v1 इज इक्वल टू m2v2, m1v1 इक्वल्स टू m2v2। मास ऑफ बुलेट कितना है, 50 ग्राम, 0.05। वेलोसिटी पता करनी है बुलेट की। मास ऑफ ब्लॉक 5 इंटू उसकी वेलोसिटी कितनी है 3.1। क्या हो जाता, 1 किलो, अच्छा, इंटू 3.1। इसको सॉल्व करके v1 निकाल लेना यहाँ से। नहीं समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ पूछना तो नहीं किसी को, देखो सवाल समझिएगा। एक गेंद को, ये आसान क्वेश्चन है, लिखने की जरूरत नहीं है। एक गेंद को 12 मीटर की हाइट से छोड़ा गया, जमीन से टकराने के बाद उसने 25% एनर्जी खो दी, सही है। 12 मीटर की हाइट से गेंद को छोड़ा गया और टकराने के बाद उसने 25% एनर्जी खो दी। तो बताइए टकरा के जब वो वापस ऊपर जाएगी तो कितनी हाइट होगी उसकी, नहीं समझ पाए। पहले 12 मीटर की हाइट थी तो पहले पोटेंशियल एनर्जी रही होगी mgh, mg12, दैट इज 12 mg, सही है। इसमें से 25% एनर्जी क्या थी, तो रिमेनिंग एनर्जी कितनी हो गई, रिमेनिंग एनर्जी विल बी 75% ऑफ 12 mg। 25% खो दी तो बची कितनी 75। तो 75 इंटू 12 mg बाई 100, 3/4, 3, दैट इज 9 mg, सही है। तो अब इस 9 mg की हाइट एनर्जी से वो हाइट पकड़ेगी, 9 mg आ गया। अब इस 9 mg से फिर से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो, mgh डैश, u डैश की जगह m9 mg, तो 9 मीटर की हाइट पकड़ ली उसने, नहीं पल्ले पड़ा। 12 मीटर से, अरे वो ऐसे ही हो गया था, 12 मीटर का 25% हटा तो 9 मीटर बचा है। क्या हुआ है वहां पे, ये आगे बढ़ते हैं। ये भी लिखोगे क्या क्वेश्चन, चलो
बढ़े? इधर ध्यान दो बेटा, सुनिए। क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? थोड़ा शांति, थोड़ा शांति। देखिए सुनिएगा, एक बॉडी को बेटा, ये एक बॉडी का मास है 1 किलो मान, सही है। इस बॉडी को यहाँ 10 मीटर की हाइट से छोड़ा गया, ठीक है, फेंका गया विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, सही है। तो बताइए 3 मीटर यहां पे, 1 मीटर यहां पे, बी और सी पे बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी? सवाल समझ गए हो? 1 केजी की बॉडी को 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी देके फेंका गया नीचे की तरफ, सही है, 10 मीटर की हाइट से। तो बताना है बी पे और सी पे बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, बताए ना। अच्छा, जब बॉडी को फेंका गया, अच्छा यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, इस सरफेस पे कोई भी फ्रिक्शन, मतलब हम यहाँ पे नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं। जब बॉडी को फेंका गया है तो उसमें कौन कौन सी एनर्जीज हैं? एट ए, बॉडी में जो टोटल एनर्जी है, सुनिए, वो है पोटेंशियल एनर्जी mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², सही है। अगर सिर्फ छोड़ा जाता तो पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी होती। तो 1 इंटू जी इंटू 10 प्लस हाफ इंटू 1 इंटू 2 का स्क्वायर, कितना बचेगा ये? 100 प्लस 2 दैट इज 102 जूल की टोटल एनर्जी हो गई। तो बात समझ आई? अब इस पॉइंट बी पे कौन कौन सी एनर्जीज होंगी? काइनेटिक भी होगी, पोटेंशियल भी होगी, तभी बॉडी यहां से यहां जा पाएगी ना, सही है। तो एट बी, सुनना, टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितनी होगी यहाँ पे? 102 ही होगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वेलोसिटी पता ही, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ क्या होगी? mgh 3 मीटर के हिसाब से होगी। 102 इक्वल टू हाफ इंटू 1 इंटू v², 1 इंटू 10 इंटू 3, तो 102 में 30 गया, बचा इक्वल टू v² बाई 2, 144 इक्वल टू v²। तो वेलोसिटी कितनी आ गई? 12 मीटर पर सेकेंड यहाँ आ गई। इसी तरीके से आप कहाँ निकाल लीजिएगा? सी पे बस हाइट की जगह जो है 1 की जगह क्या हो जाएगा? 3। इस तरीके से एट सी कर लेना खुद से। नहीं समझ में आया? बेटा अगला सवाल देखिए बेटा, कितना तो बतियाते हो तुम लोग, क्या बतियाते हो इतना? बारिश होने वाली? अच्छा गूगल पे आया,
चलो आओ इधर, क्या ही फर्क पड़ता है। देखो बेटा सब, हम अगला सवाल है ना, देखिए हम क्या कह रहे थे, एक स्प्रिंग है, सही है। अभी इस स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट है 1960 न्यूटन पर मीटर। इस स्प्रिंग पे फोर्स पर यूनिट लेंथ दे रखा है। अब देखो 4 किलो की गेंद 2 मीटर की हाइट से इस पे छोड़ी गई, सही है। तो बताइए ये स्प्रिंग कितना कंप्रेस करेगी। सवाल समझ गए ना? 4 किलो की गेंद इसके ऊपर छोड़ी गई, तो बताइए ये स्प्रिंग कितना कंप्रेस कर गई। और देखो मान लो कि ये स्प्रिंग कितना कंप्रेस कर गई, x। अब बताओ क्या करोगे, क्या स्प्रिंग x कंप्रेस कर गई तो क्या करोगे। जब बॉडी को ऊपर से छोड़ा गया होगा तो उसमें कौन सी एनर्जी रही होगी, पोटेंशियल एनर्जी। और वही पोटेंशियल एनर्जी से स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बनी होगी, जिससे स्प्रिंग क्या हुई होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास 4 किलो इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, जिससे वो कंप्रेस कर गई। तो पहले तो पोटेंशियल एनर्जी से कितनी होगी, mgh+x। अरे भाई जब इसको इस पे छोड़ोगे और ये जब कंप्रेस करेगी तो मास भी तो उतना ही नीचे आएगा जितना स्प्रिंग कंप्रेस करेगी। तो mgh+x और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कितनी होती है, ½ स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, ½ तो भैया मास की जगह 4, g की जगह 10, h की जगह 2 + x, ½ की जगह 1960 x²। अब यहां से सॉल्व करके x निकाल लोगे। अब जितना भी आ रहा मुझे क्वेश्चन बनाया है, कैलकुलेशन हो सकता है इधर उधर हो जाए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा। नहीं पल्ले पड़ा बस ये वाला कंसेप्ट लगाना। चलो भैया ये समझ गए होंगे। चलो देखो बेटा सभी लोग सवाल क्या है, a bob of mass m is suspended by a light string of length l। एक बॉब जो है हल्की स्ट्रिंग से सस्पेंड किया है। ये बॉब का मास है m और स्ट्रिंग की लंबाई है l। It is imparted a horizontal velocity of v0 at the lowest point A such that it completes a semicircular trajectory in the vertical plane with the string becoming slack only on reaching the topmost C। यहाँ पे इसको वेलोसिटी दी गई v0। v0 वेलोसिटी देने से ये सेमी सर्किल कवर करता है और यहाँ से कहाँ पहुँचता है, इस पॉइंट पे पहुंचता है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे, जहां पे वो स्ट्रिंग क्या हो जाती है, हल्का सा वो दबती है। दिस इज शोन इन द फिगर, दिख ही रहा है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर v0, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर v0, मतलब v0 की वैल्यू निकालनी है हम लोग को टर्म्स में। स्पीड एट बी एंड सी, बी पे और सी पे स्पीड क्या होगी। अरे यार ये मोशन में वर्टिकल सर्किल वाला ही तो है ना।
ऑफ टी। फिर रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज एट बी एंड सी, बी एंड सी। काइनेटिक एनर्जी बी और सी पे उनका रेशियो क्या होगा ये बताइए। तो एक बार वेलोसिटी आ जाएगी तो रेशियो तो आ जाएगा फिर काइनेटिक एनर्जी का। सही है, बस इतना ही करना है। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? बॉडी को यहां से दी गई वेलोसिटी, यहां से दी गई वेलोसिटी का मतलब यहां से क्या दी गई? काइनेटिक एनर्जी। यहां से काइनेटिक एनर्जी देने से ये कहां पहुंचती है? स्पीड ऑब्वियस सी बात है कम हो रही होगी उसकी। सही है, तो बताना क्या है, यहाँ पे और यहाँ पे वेलोसिटीज और सॉरी यहाँ पे और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का रेशियो और v नॉट का। वैसे तो आप लोगों को पता होगा यहाँ पे जो v नॉट आता है वो √5gl आएगा। यहाँ पे जो v नॉट आएगा वो कितना आएगा? यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी? √gl आएगी। हमें कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी? √3gl। वही सेम डेरिवेशन है जो मोशन इन वर्टिकल सर्किल में कराया था। T माइनस mg है कि नहीं है, इज इक्वल टू mv²/r। जैसा याद है कि नहीं याद है? अगर आप लोग को याद हो, करना नहीं बस समझो और डायरेक्ट हो जाए क्वेश्चन। देखो ये स्प्रिंग लटकी हुई है, अगर आपको मोशन इन वर्टिकल सर्किल याद हो तो मास यहाँ पे लटका था, यहाँ पे इस पे mg लग रहा था, इधर mg cos थीटा लग रहा था, इधर mg sin थीटा लग रहा था, इधर तनाव लग रहा था। और सेंट्रीपिटल फोर्स किस टेंशन की वजह से, किस फोर्स की वजह से मिलता है? T माइनस mg cos थीटा। T माइनस mg cos थीटा की वजह से बॉडी को क्या मिल रहा था? mv²/r। सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे तनाव 0 था, याद है? T 0 करके थीटा को 180 लिख के हम लोग ने किसकी वैल्यू निकाली थी? v की वैल्यू निकाली। तो वही डेरिवेशन एक बार देखेंगे तो यहाँ की वेलोसिटी आ जाएगी। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगवाया होगा। काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही थी, पोटेंशियल एनर्जी, तो उसको आज जाके देख लेना एक बार, क्योंकि हमको लग रहा है भूल गए। एक बार वो देख लेना। तो फिलहाल हमारा काम खत्म हो गया। इस पॉइंट पे वेलोसिटी है √5gl, इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे √gl, इस पॉइंट पे √3gl है। तो अगर आपसे पूछा गया काइनेटिक एनर्जी एट b टू द काइनेटिक एनर्जी एट c का क्या बताओ? रेशियो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला vb वेलोसिटी 3gl और vc कितना हो गया? gl कट गया, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना आ गया? 3:1। नहीं पल्ले पड़ा? ये तो वही सारा सवाल है सर्किल वाला, करने की जरूरत है क्या? भले चलो बेटा ये हो गया। अच्छा एक सवाल करो जरा, सवाल बस सुनो और तुम लोग करो। क्या है सवाल? A ball falls under gravity। एक बॉल को बस सुन लीजिए, एक बॉल को ऐसे छोड़ा गया 10 मीटर की हाइट से u वेलोसिटी से। समझ मेरी बात? हाँ, h मीटर की हाइट से u वेलोसिटी से उसको फेंका गया। h कितना है? अननोन। क्या करना है? चलो अनम सवाल बताएंगे ये वाला है। देखिए क्या है सवाल। 10 मीटर की हाइट से गेंद को नीचे फेंका गया u वेलोसिटी से। टकराने के बाद 50% एनर्जी बॉडी खो देती है, ठीक है? टकराने के बाद 50% एनर्जी क्या हो जाती है? लॉस। और फिर वो उसी हाइट पे वापस आ जाती है, 10 मीटर की हाइट पे। तो बताइए इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? सवाल समझ गए? एक बॉडी को फेंका गया 10 मीटर की हाइट से u वेलोसिटी से, टकरा के वहीं वापस आ गई, लेकिन टकराते समय एनर्जी उसमें 50% होगी। समझ गए होंगे ना? करो u बताओ। अनम नहीं कर पाएंगे तो अनम डंडा
देखो सबसे पहले आप लोग ने क्या देखा कि बॉडी में हाइट थी, क्या थी? हाइट थी, मतलब कौन सी एनर्जी रही होगी? पोटेंशियल एनर्जी रही होगी। और बॉडी को यू वेलोसिटी से फेंका गया, मतलब और कौन सी एनर्जी रही होगी? काइनेटिक एनर्जी रही होगी। तो ये बॉडी में एनर्जी थी, समझ गए? मास ऑफ द बॉडी दिया नहीं हुआ है, कुछ तो नहीं दिया हुआ है, बस इतना। अब इसमें से सुनो बेटा, टकराने के बाद कितनी एनर्जी लॉस हो गई? 50% एनर्जी लॉस हो गई। तो रिमेनिंग एनर्जी कितनी होगी? रिमेनिंग एनर्जी जो होगी, अरे 50 गई, 50 से बची, तो इसी का आधा एनर्जी तो बचेगी, mgh प्लस mv स्क्वायर बाई ओल्ड। नहीं समझ पाए? इसकी आधी एनर्जी बचेगी और इसी एनर्जी से बॉडी कौन सी हाइट पकड़ रही है, तो बस इसी को फिर से mgh के बराबर कर देना है हम लोग, है ना? तो ये एनर्जी mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर बाई 2 अच्छा जब टकराई होगी, ये समझ गया ना मेरी बात? अब यही वाली एनर्जी फिर से पोटेंशियल एनर्जी के बराबर कर दो, mgh। नहीं समझ में आया? तो mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू 2mgh। mgh उधर क्या हो जाएगा? माइनस mgh, दैट इज mgh बचेगा, mm कट गया, v स्क्वायर इक्वल टू 2gh आ गया, v की वैल्यू 2gh आ गया। 2 इंटू 10 इंटू हाइट कितनी है? √200। नहीं समझ में आया? हाँ, 14.1 मीटर पर सेकंड। एकदम आसान था ये तो। आगे बढ़ते हैं, ये हटा दें। आगे देखो इधर सब लोग, अभी ये स्प्रिंग कांस्टेंट वाले क्वेश्चन सुन लेना है। Two springs have four force constants K1 and K2। दो स्प्रिंग हैं, एक का फोर्स कांस्टेंट K1 है, एक का फोर्स कांस्टेंट K2 है, और K1 जो है वो K2 से बड़ा है, ठीक है? On which spring, सुनिए बेटा, on which spring more work is done, किस स्प्रिंग पे ज्यादा काम करना पड़ेगा ये बताइए। If they are stretched by same force, अगर दोनों को बराबर फोर्स लगाया जाए तो। सवाल समझ गए? अगर अगर दोनों पे बराबर फोर्स लगाएं तो किस पे वर्क ज्यादा किया गया होगा? K1 पे। बहुत बढ़िया, समझ गए क्या? क्यों, कैसे? कॉमन सेंस, सही है, बहुत बढ़िया, कॉमन सेंस। अच्छा चलो ठीक है, जो भी है कॉमन सेंस। कैसे लिखोगे पेपर में? कैसे करोगे प्रियांशु मुन्ना? अच्छा आओ हम बता रहे हैं, इधर सब लोग बोर्ड, हम क्या कह रहे हैं ये बताओ, इस स्प्रिंग पे लगने वाला फोर्स क्या K1 x1 होगा? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? Kx। और इस स्प्रिंग पे लगने वाला फोर्स क्या होगा? K2 x2। सही, दोनों फोर्सेस क्या हैं? बराबर। तो K1 x1 किसके बराबर होगा? K2 x2। सही। अब दोनों फोर्सेस बराबर हैं तो K1 x1 K2 x2 कौन बड़ा है? K1 की K2? K1 बड़ा है तो डिस्प्लेसमेंट किसमें ज्यादा हो रहा होगा? K1 क्योंकि बड़ा है K2 से,
तो इनके प्रोडक्ट को बराबर रखने के लिए x2 जो होगा वो x1 से क्या होगा, ज्यादा। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? इसको ये बात नहीं समझ में आएगी। k1 x1 k2 x2 बराबर है। अगर k1 k2 से बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है x2 x1 से बड़ा होगा, तभी जो है दोनों का प्रोडक्ट क्या है, बराबर है। अब देखो किस केस में डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा है। अच्छा छोड़ो, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, सही है। तो यार एक मिनट, हाँ ठीक है, इसी में से सोचो, फोर्स k1 x1 फोर्स k2 x2, फोर्स दोनों बराबर है तो k1 x1 k2 x2 ज्यादा होगा, ठीक है। हमें निकालना क्या था, on which spring work done is more if they are stretched by same force, work done। सर इसमें डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, इसमें वर्क डन ज्यादा हो रहा होगा, सीधी सी बात है ना। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एक तरीके से ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब भैया जिसमें देखो दोनों केसेस में फोर्स क्या है, सेम है, तो जिसमें डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा उसी में वर्क क्या होगा। इसका मतलब किसमें डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा है, सेकंड वाली में, तो सेकंड वाली में वर्क क्या हो रहा होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस से उल्टा हो गया, कोई बात नहीं ये, अच्छा कोई बात नहीं। सेकंड केस सुनो, सेकंड केस क्या है, इफ दे आर स्ट्रेच्ड बाय सेम अमाउंट, इफ दे आर स्ट्रेच्ड बाय, अभी तक क्या था, केस 1 में क्या था, सेम फोर्स था, अब क्या है, स्ट्रेच्ड बाय सेम अमाउंट। ध्यान दीजिएगा, सेम अमाउंट से स्ट्रेच होने का मतलब है आपकी बार क्या बराबर है, फोर्स अलग अलग है लेकिन आपकी क्या बराबर है, x1 x2 बराबर है, सही है। अब हमको ये बताओ, वर्क का कल एक फॉर्मूला डिराइव कर रहा है ना, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो वर्क 1 इज इक्वल टू हाफ k1 x स्क्वायर और वर्क 2 इज इक्वल टू हाफ k2 x स्क्वायर। तो अब की बार क्योंकि x सेम है तो किस पे डिपेंड करेगा वर्क, k पे, जिसका k ज्यादा उसी का वर्क, किसका k ज्यादा है, तो सिंस k1 इज ग्रेटर देन k2 तो w1 इज ग्रेटर देन w। बोलो बात समझ में आई। इस वाले केस में क्या था, फोर्स सेम था, तो फोर्स सेम था का मतलब ये हो गया जिसमें डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा उसमें वर्क ज्यादा होगा। इस बार क्या था, डिस्प्लेसमेंट सेम है तो वर्क का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर के हिसाब से जिसका k ज्यादा होगा उसका वर्क ज्यादा होगा। आगे समझ में करना है क्या, आ गया समझ में। अच्छा आगे बढ़ते हैं, लिखना है ये भी, अच्छा लिख के भी क्या करोगे, जब समझ में आ गया तो फिर कोई मतलब नहीं। चल लिख, ठीक है। ये वाला सवाल कीजिए आप लोग जरा, देखो बेटा, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ x इज 10 जूल। एक स्प्रिंग को x डिस्टेंस स्ट्रेच करने पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी लगी, 10 जूल। What is the amount of work done on the same spring? कितना वर्क किया गया होगा इसी स्प्रिंग को और x खींचने में। नहीं समझ पाए, एक स्प्रिंग को x खींचने में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई उसमें, 10 जूल। एडिशनल x खींचने में कितना वर्क किया गया, नहीं समझ पाए। ये जो x खींचने पे पोटेंशियल एनर्जी है, अब आप लोग 2x खींचने पे क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी वो निकाल लो। उस पोटेंशियल एनर्जी को पुरानी पोटेंशियल एनर्जी से माइनस कर दोगे तो वर्क आ जाएगा कितना किया गया होगा उसको x से 2x करने में। नहीं समझ पाए, x खींचने पे कितना जूल लगा, 10। अब कह रहा है और x खींचो, मतलब कितना खींचो, तो 2x खींचने पे कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा वो निकाल लो। समझ गए मेरी बात, और दोनों एनर्जीज को माइनस कर दो।
इधर ध्यान दो बेटा, हम क्या कह रहे हैं, देखिए ओ बच्चा क्या बोला, एक स्प्रिंग को x खींचने में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, 10। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ kx स्क्वायर, यही होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी पहले 10 जूल की थी, तो हाफ kx स्क्वायर ये हो गया, सही है। अब सुनो आगे, एडिशनल x खींचने पे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2x। फिर से पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, हाफ k 2x का स्क्वायर, हाफ k 2x का स्क्वायर, दैट इज हाफ k 4x स्क्वायर। तो नई पोटेंशियल एनर्जी विल बी, इसमें से 4 बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा, हाफ kx स्क्वायर, सही है। और हाफ kx स्क्वायर पुरानी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, 10 जूल। तो नई पोटेंशियल एनर्जी आ गई 40। x खींचने पे लगी 10 जूल, 2x खींचने पे लगी, तो x से 2x जाने में जो वर्क किया गया होगा वो कितना जूल रहा होगा, नहीं समझ पाए, वर्क एनर्जी थ्योरम ही तो है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगला कर लो ये वाला कर लो, सही है।